सरकार कह रही है कि इसको खाओ और ऐश करो। जी। अब ये गुजरात का क्यों लगा है, राजस्थान का क्यों नहीं लगा? ये किसके संपर्क का लिक्विडेटर है? ये किसका कृपा पात्र है? ये कहने की बात थोड़ी है। नहीं, कहने की तो सर हमें तो पता नहीं किसका है। सब समझ लाते हैं, कौन कौन सब समझ सकते हैं। एनसीआर एरिया में जमीनों पर लोग बाग कब्जे कर रहे हैं, और कब्जे ही नहीं, फर्जी रजिस्ट्रियां बन चुकी है, सेल डीड बन चुकी है। वो हमारे पास प्रमाण है प्रदीप जी। तो प्रमाण आपके पास ही है या नहीं? हमने उन प्रमाणों को, रजिस्ट्री की फोटोकॉपियां कोऑपरेटिव मिनिस्टर को भेजी है, प्रधानमंत्री को भेजी है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत सरकार को भेजी है, ईडी जिसकी जिम्मेदारी है उसको भेजी है, लेकिन कोई हरकत नहीं। गुजरात का कोई व्यक्ति है और उसके ऊपर जितना भरोसा था कि लिक्विडेटर नियुक्त होने के बाद पैसा मिलेगा, वो 0 सन्नाटा विश्वास हो चुका है। उन्होंने अपने पैसे कमाए। सिरोही में एक 12 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसकी वैल्यूएशन कराई है, 12 करोड़ से ज्यादा की है, उन्होंने 6 करोड़ में बेच दी। कि 800 से अधिक ब्रांचों को बंद किया, तो उसमें से सोने के सिक्के कितने निकले, चांदी के सिक्के कितने निकले, क्या क्या फर्नीचर, क्या क्या कीमती सामान निकला, वो बेचा या उन्होंने अपने कब्जे में रखा, वो अपनी तनख्वाहें उठा रहे हैं। वो चुनाव के समय प्रत्येक जनप्रतिनिधि, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, वो ये बात जरूर कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और आदर्श का पैसा गरीबों को लौटाऊंगा। ये कह कर वो ये कह रहे हैं लौटाया जाना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि लौटाया जाना चाहिएगा, मैं दिलवाऊंगा। ऐसी वीडियो है चुनाव से पहले, चुनाव से पहले। तो चुनाव के बाद इस मुगालते में वोट मिल जाते हैं, उसके बाद घुड़कना शुरू कर देते हैं, टेलीफोन काटना शुरू कर देते हैं। फिर मैंने कहा था, लोकसभा में उठाया था, विधानसभा में कहा था। अब असल में क्या है, जनप्रतिनिधियों का स्तर भी नहीं है कि वो अपने आकाओं से बात करें, आंखों में आंखें डाल। मर गए सारे लोग देश के, बचे हैं खाली वोट, और लाड साहब सब नौकर चाकर, मालिक आधे भोट। गर्व करूं किस पर कैसे, गर्व करूं किस पर कैसे, ओ बूढ़ी भारत माई, लोकतंत्र के खंबे सड़ गए, ईंटें बाहर आई, जर्जर छत अब लगी टपकने, निर्माणों में खोट, मर गए सारे लोग देश के, बचे हैं खाली वोट। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला एक बड़ा नाम है जिसपे हम लगातार बात कर रहे हैं, निवेशकों से भी अपनी बात भी कह रहे हैं, और देख रहे हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस के नेतृत्व में एक समिति गठित हुई है और उसने पहली बैठक कर ली है। तो कहानी क्या है, इस पे हम पहले बात कर चुके हैं गिरीश जोशी जी से पिंडवाड़ा में। आज हम बात करेंगे थिंक 360 के स्टूडियो में कि क्या कहानी है। हमारे साथ गिरीश जोशी जी हैं, आदर्श के निवेशक आप हैं। तो हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि ये जो घटनाक्रम चल रहा है इस पर मैं आज आपसे थोड़ी लंबी बात करूंगा। और तो बताएं सर, आप क्या अभी आपका एक संगठन है जो अभी जो फैसला आया है उसमें आपका संगठन शामिल रहा, तो क्या है ये संगठन? प्रदीप जी, NCCMWS हमारा संगठन है, नेशनल क्रेडिट कोऑपरेटिव मेंबर वेलफेयर सोसाइटी। इसमें आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने निवेशकों ने अपना पैसा लगाया है, गाढ़ी मेहनत का पैसा, वो सभी लोग इसके सदस्य हैं। और इस संस्था के प्रवक्ता के नाते मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, और उसका मुख्य विषय मैं ये बताना चाहूंगा कि आज 8 वर्ष से अधिक समय हो गया। कई लोग फांसी पे लटक गए, सुसाइड कर लिया, कई बगैर मौत मर गए इलाज के अभाव में, कई लोग आज भी त्राही त्राही कर रहे हैं अपने बच्चों की शादी सगाई के लिए। तो ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा,
और पैसा मिल सकता है या कोई चांस नहीं है, इसके मुद्दों पे मैं बात करना चाहता हूं। मैं सर इससे थोड़ा आगे ले जाऊंगा। मैं सरकार की और जो भी व्यवस्था तय की जा रही है उसकी नीति पे भी बात करूंगा और नीयत पे भी बात करूंगा कि आप जो पॉलिसीज ला रहे हैं, नीतियां ला रहे हैं, वो कैसी हैं और आपकी नीयत क्या है। क्योंकि पहले के मामलों में ये जो कानून है इनके तहत कहा जा रहा है पैसे लौटाने के, चाहे सहारा वाला मामला रहा हो और मामले रहे हो, लेकिन उतना पैसा नहीं आया जितना होना चाहिए था। तो आपसे शुरू करेंगे। आप एक इन्वेस्टर रहे हैं, कितना पैसा आपने लगाया या परिवार के कोई और लोग? एक दो कहानियां मैं जानना चाहूंगा। प्रदीप जी, मैं सहारा का भी इन्वेस्टर रहा जी लेकिन उसके डूबने से पहले सद्बुद्धि दे दी भगवान ने, मैंने अपना पैसा ले लिया। जी बिल्कुल। लेकिन संपर्क के लोग तो हैं, हम्म। तो उनको 1 रुपए का एक आना, 1 पैसा 2 पैसा मिल रहा है, मतलब 1% राशि मिल रही है। वो भी नहीं मिल रही कईयों को। जी। किसी ने 10 लाख लगाए तो मतलब लाख रुपए या 10,000? 10,000 20,000, अच्छा। 10 लाख के भी 10,000 मिल रहे हैं। तो सरकार तो ये कह रही है कि हम इतना पैसा लौटा। सरकार की सारी बातें मानने योग्य नहीं है। जी सरकारों को कहना है, सरकारों की आंख नाक कान गला मुंह ये सब प्रशासन होता है। वो जो पत्र लिख के दे देते हैं मंत्री महोदय बोल लेते हैं, जी अब वो क्या बोले शायद उनको भी पता नहीं होगा। अब आदर्श क्रेडिट की बात बताता हूं मैं, ऐसे कई सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके। नहीं, मैं पहले आपकी बात जानना चाहूंगा कि जी। आपने कहा मैंने सद्बुद्धि आ गई, सहारा का पैसा निकाल लिया, जी तो पैसा निकाल के इधर लगाया। देखिए, सहारा में मेरा इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है? इसमें मेरे जीवन भर की सारी पूंजी अर्जित, जी। उनका पैसा, मेरे जीपीएफ का पैसा, मेरी एफडियां, सब कुछ आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में रखी। तो आपका भरोसा था इस संस्था में पूरा? वर्षों से एक मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्था थी। और प्रदीप जी, मेरा ही नहीं, मैं आपको बताऊंगा जहां से इसकी शुरुआत हुई सिरोही जालोर से, बल्कि पूरे राजस्थान में आप कहीं भी पूछ लें, किसान मजदूर ठेले रेहड़ी वाला वो आदर्श में निवेश करके अपने आप को सम्मानित महसूस करता था। क्योंकि वो कहता था कि हम जब भी जाते हैं हमारा ब्रांच के अंदर सम्मान होता है और मैच्योरिटी वाले दिन 10 मिनट में हमको मैच्योरिटी का पैसा मिल जाता है और एक अच्छा खासा ब्याज मिलता था। तो भविष्य की एक सुरक्षित सोच के साथ कि रिटायरमेंट के बाद आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा तो उसका आप भरपाई कहां से करोगे, तो कि भाई आदर्श से आपको जो जमा पूंजी है उसका भी लाभ मिल जाएगा और MIS एक स्कीम थी, उसमें मंथली इनकम भी मिल जाती थी। तो अनेक वृद्ध आज भी जब उनके चेहरे देखते हैं दया आ जाती है। अच्छा, उस वक्त ऐसी कोई सरकारी स्कीम रही नहीं होगी? नहीं। तो ये एकमात्र अपने आप में एक ऐसी स्कीम्स आप लोग दे रहे होंगे, आपको मिल रही होगी जी जी कि जी जो ये दिलाए कि भाई ये जो हमारी अर्जित पूंजी अगर यहाँ जमा कराएं तो फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। फ्यूचर लेकिन फ्यूचर क्या, वर्तमान बर्बाद हो गया, फ्यूचर अभी अंधकार में है। 2018 पे आना चाहूंगा। जी। कैसी प्रतिक्रिया थी जब ये सामने आया कि भाई ये घोटाला हो गया है? निवेशकों उस समय जब मीडिया में चर्चाएं आई और ब्रांचों पे मारामारी हुई तो हमने यही सोचा था कि ये कुछ समय तक रहने वाला है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था? ऐसा पहले भी हुआ है जी। कई अफवाहें उड़ी, कभी किसी सरकारी तंत्र ने अटैक किया जी। तो वो कभी तो सुबह का शाम को सेटल हो जाता था, कभी 2-4 दिन 10 दिन में सेटल हो जाता था। जी। तो सभी सहजता से ले रहे थे कि ये कोई बड़ा आतंक नहीं होगा और हमारा पैसा सुरक्षित है। जी। लेकिन ये तो वज्रपात हो गया। फिर धीरे धीरे लोगों को लगा कि हमारे साथ बड़ा खेल हो गया। अब कैसा माहौल है निवेशकों में? देखिए, एक मिश्रित मनोदशा मैं देखता हूं जब लोगों से बात करता हूं। कुछ लोग तो कहते हैं कि पैसा पूरा मिलेगा क्योंकि इसके संचालक मंडल पे अटूट विश्वास और श्रद्धा का भाव रहा है। क्योंकि संकट के समय कभी अतिवृष्टि, कभी अकाल, कभी आप देखिए आसाम के अंदर एक विवाद हुआ था, तब भी आदर्श वालों ने ट्रक भर भर के वहां सामान भेजा था। गुजरात में भूकंप आया, तब आदर्श वालों का ट्रक सबसे पहले सामान लेके पहुंचा।
केदार में हुआ आतंक, नेपाल में कुछ ऐसी स्थिति हुई तो आदर्श का इमदाद सबसे पहले पहुंची। तो एक श्रद्धा का भाव था कि ये पैसे खा करके नहीं जाएंगे लोग बाग। पर वो अभी अब भी सर बदल चुका है स्थिति। आदर्श के जो लोग चलाने वाले थे वो जी इसमें नहीं है, जी या तो वो जेलों में है जी या वो किन्हीं शर्तों के अधीन है। जी अब आदर्श का पैसा उनके हाथ में नहीं है, जी तो वो वक्त तो गुजर चुका। जी और जैसा आपने बताया कई लोग मर गए, कई लोगों जी ने आत्महत्याएं कर ली, कितने लोग ऐसे रहे होंगे, कोई एक दो किस्से? देखिए, आंकड़ा ऐसा कभी किसी ने कलेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो ऐसा समय था कि हर एक आदमी तनाव में था। मैं स्वयं डिप्रेशन में जा चुका था, जी क्योंकि मेरी सारी जिम्मेदारियां बकाया थी और कोई पैसा मेरे पास नहीं था। तो उस स्थिति में जिन लोगों को जानते हैं, गुजरात के अंदर एक फांसी खा के लटक गया, क्योंकि उससे डिमांड की जा रही थी पैसों की। कौन कर रहा था? वो कोई एजेंट रहा होगा तो उसके अच्छा, डिपॉजिटर मांग रहे होंगे। ओके। अपने राजस्थान में सबसे पिछड़ी तहसील है कोटड़ा, जी वहां कुर्सी पे बैठे बैठे अटैक से एक व्यक्ति मर गया। जी ऐसे कई किस्से हैं, लेकिन वो आंकड़ा में एक नंबर नहीं बता सकता। अच्छा, आपने कहा आपने जी पूरी पूंजी सब कुछ लगा दिया, तो जी क्या आपकी फीलिंग क्या आई उस वक्त? आप डिप्रेशन में गए या? मैं भयंकर डिप्रेशन में चला गया था। न खाना न सोना, रात रात भर आंखों में कटती थी। जी बिल्कुल। बहुत बुरी हालत थी। अब क्या सोचते हैं 8 साल बाद? अब उम्मीद मतलब देखिए, सरकार से तो होगी, सरकार ने एक व्यवस्था बनाई, देखिए लिक्विडेटर। सरकार से मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि सहारा का तंत्र देख रहा हूँ। और वो जवाहर गोगा जी था, पल्स था, ऐसी कई संस्थाओं के लोग डूब गए, किसी को कुछ मिला नहीं। चवन्नी मिलती है, 100 रुपये जमा कराता है। तो सरकार से तो मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। और चूंकि मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब जो था वो चला गया। रिटायरमेंट का पैसा शादी में लग गया। अब जो बची है पेंशन, अब पेंशन एक व्यवस्था है, उसके सहारे जीना है। तो मुझे कोई विशेष अपेक्षाएं भी नहीं है, लेकिन लोगों को, कईयों को भी अपेक्षा है, खास तौर से ऐसे बुजुर्ग जिनका कोई कमाने वाला नहीं। एक मेरे परिचित है जो एक सेठ की बाड़ी पर चौकीदारी का काम करता है। उसकी जमा पूंजी कुल, वो बताता है, भाई साहब 1.25 लाख जमा करा रखे हैं। और सरकार की स्कीम में शौचालय उसके खुला, तो उसमें कुछ पैसे जमा कराने थे, तो उसके पास नहीं थे, तो वो मेरे से लेके गया कि मेरे नहीं मांगता पर मेरे जमा है। तो ऐसे लोग कई हैं जिनको अभी भी आशाएं हैं, कई निराश हो चुके हैं। जी बिल्कुल। एक टीचर तो पागल हो गया, उसने घर छोड़ दिया, मंदिर में रहता है वो। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि जैसे अभी हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसमें 25,000 करोड़ रुपए बताए गए, जी तो एक्चुअल कितना पैसा फंसा हुआ है? जैसे उसमें 15,000 ब्याज का है, 10,000 मूल है। तो आप NCCSWS के प्रवक्ता हैं, जी आपके पास कोई आंकड़ा है? प्रदीप जी, मेरे पास ये आंकड़ा है कि लिक्विडेटर खुद या तो नींद में बातें करते हैं या हकीकत में बातें करते हैं, क्योंकि 8 साल में उन्होंने कोई प्रगति नहीं की। जी लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने जो अपना एफिडेविट दिया है, हाईकोर्ट को। जी उसमें पैरा नंबर 17 पर वो बता रहे हैं कि 7,600 करोड़ जमा पूंजी है। मतलब निवेशकों को 7,600 करोड़ रुपए निवेशकों के जमा है 2018 तक। जी। जी, तो ये कह रहे हैं 10,000 करोड़ है, फिर ब्याज 15,000 करोड़ प्लस जोड़ रहे हैं। और आपकी जो जितने निवेशक है, फिर आदर्श की बात करें, दूसरा पक्ष वो भी है, एक तो आपका पक्ष है जी NCCSWS का, जी और एक पक्ष आदर्श का है, तो उसकी संपत्तियां भी वो नहीं बता रहे हैं कि भी, तो संपत्तियों की वैल्यू कब लगाई उन्होंने? देखिए, जिस समय यह प्रकरण हुआ था, जी उस समय मेरे विश्वस्त सूत्रों ने मुझे बताया कि डीएलसी रेट होती है मिनिमम कीमत, जी उस डीएलसी रेट के ऊपर ईडी ने जो अटैच कर रखी थी संपत्ति, वो 3-3.5 हजार करोड़ की संपत्ति थी। आज 8 साल से ज्यादा व्यतीत हो गए हैं और हर साल संपत्ति का भाव बढ़ता है। तो मैं यह कहने से चूक नहीं सकता कि आज ईडी के पास इतनी संपत्ति पड़ी है कि आज तक जितना ब्याज होता है
उतना लौटा सकते अगर मंशा हो तो, क्योंकि संपत्ति की हालत बहुत बुरी है। मैं संगठन के प्रवक्ता की हैसियत से जिम्मेदारी से बता रहा हूं आपको, एनसीआर एरिया में जमीनों पर लोग बाग कब्जे कर रहे हैं जी। और कब्जे ही नहीं, फर्जी रजिस्ट्रियां बन चुकी है, सेल डीड बन चुकी है जी। वो हमारे पास प्रमाण है प्रदीप जी। पर प्रमाण आपके पास ही है या नहीं, हमने उन प्रमाणों को रजिस्ट्री की फोटोकॉपियां कोऑपरेटिव मिनिस्टर को भेजी है, प्रधानमंत्री को भेजी है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत सरकार को भेजी है, ईडी जिसकी जिम्मेदारी है उसको भेजी है, लेकिन कोई हरकत नहीं, जवाब नहीं आ रहा आपके पास? कोई जवाब नहीं है। बल्कि इससे आगे बताता हूं मैं आपको, जो संपत्तियां सोसाइटी से लोन लेने वाले लोनियों की रहन हमारे पास पड़ी थी, मतलब सोसाइटी के पास पड़ी थी, उन्होंने वो संपत्तियां बेच दी। जिसके पेपर सोसाइटियों के पास है वो संपत्ति कैसे बिक गई? और आगे बताता हूं मैं, जो संपत्ति लोन लेकर के खरीदी वो संपत्ति, उनके पेपर भी सोसाइटी के पास है लोन के, वो तो बेची बेची, लेकिन लोनी के जो क्या कहते हैं उसको, जमानतदार, तो जमानतदार की संपत्ति सोसाइटी के पास पड़ी है, उन जमानतियों ने संपत्ति बेच दी। और ये सारे प्रमाण, सारी चिट्ठियां रजिस्टर एडी से इन सब जिम्मेदार अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, सरकार को भेज रहे हैं, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है। अब इस स्थिति में अगर आप कहें कि डिपॉजिटर्स का पैसा लौटाया जा सकता है, मुझे तो नहीं लग रहा है। अब आपको बताऊं मैं, आदर्श बिल्ड स्टेट लिमिटेड करके कंपनी को आदर्श ने लोन दिया, उसने संपत्तियां खड़ी की, सब जगह संपत्तियां खड़ी हुई। अब वो 8 साल से आधी उधरी, किसी पे छत पड़ी है, किसी का प्लास्टर नहीं हुआ, उस पे बारिश बरस रही है, 8 साल से बरस रही है, उनकी क्या स्थिति होगी? जी हाँ, वो संपत्तियां चुक रही हैं, अब खराब हो रही हैं। तो इस स्थिति में आप कौन सी कमेटियां बना रहे हो? नहीं, इस कमेटी ये जो बनी है इसमें क्या आप लोगों का पक्ष या आपका कोई प्रतिनिधि, क्योंकि मैं फैसले को देखता हूं तो नीचे आपका नाम है जी। तो जैसे 5 अगस्त को पहली मीटिंग जी, उसमें क्या बुलाया गया था आपको? देखिए अभी तक तो कोई ऐसी सूचना नहीं है जी। और अगर बुलाते हैं तो हम उनको ये एडवाइस देना चाहेंगे कि ये कोर्ट, प्रशासन या शासन, ये वही रुपए की चवन्नी बनाएंगे, बल्कि इकन्नी बनाएंगे। प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए प्रशासन को सहयोग करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी को सही ढंग से, सिस्टेमेटिक ढंग से बेचने के लिए जानकार लोगों को साथ लेना पड़ेगा, जो प्रॉपर्टी की समझ रखते हैं। जैसे जमीनें हैं, खूब सारी कीमती जमीनें, अच्छी अच्छी लोकेशन पे जमीनें हैं। देहरादून में जो शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके पास बहुत बड़ी जमीन है। एनसीआर नोएडा में, जयपुर के पास दूदू में इतनी बेशकीमती लोकेशन पे जमीनें हैं। वो तो कुल थोड़ा बहुत ही बता रहे हैं, 4-5 हजार करोड़ का, या और उससे भी कम बता रहे हैं। नहीं साहब, संपत्ति इतनी है कि ये बेच करके डिपॉजिटर को आज की तारीख तक ब्याज का पैसा चुकाकर सरकार चाहे तो अपने खाते में भी जमा कर सकती है, इतना पैसा बन सकता है। लेकिन अब कौन कौन खा रहे हैं, कौन कौन कब्जे कर रहे हैं, कौन कौन फर्जी रजिस्ट्रियां बना रहे हैं, कौन कौन आदर्श की संपत्ति जो आदर्श के पास रहन पड़ी हुई है उसको बेच के खा रहे हैं, तो कहां से मिलेगा पैसा? एचएस पटेल जो हैं, परिसमापक जो हैं जी, तो उनको आप जानते हैं, कभी मुलाकात हुई या देखिए कभी निवेशकों से या आपसे कोई बात हुई उनकी? लिक्विडेटर टेलीफोन नहीं उठाते। लिक्विडेटर नहीं, है कौन? एक स्टाफ से, गुजरात का कोई व्यक्ति है और उसके ऊपर जितना भरोसा था कि लिक्विडेटर नियुक्त होने के बाद पैसा मिलेगा, वो 0 बटा सन्नाटा विश्वास हो चुका है। आज तक किसी को नहीं मिला। उन्होंने अपने पैसे कमाए। कैसे? सिरोही में एक 12 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसकी
वैल्यूएशन कराई है, 12 करोड़ से ज्यादा की है, उन्होंने 6 करोड़ में बेच दी। उस पे आपत्ति उठाई कि ये गलत बेच रहे हो, बेच दी। 800 ब्रांच से ज्यादा ब्रांच है देश भर की, उनके अंदर कीमती कीमती सामान थे, महंगी तिजोरियां थी, सिस्टम थे, कंप्यूटर सेटअप, फर्नीचर था, और प्रदीप जी कम से कम कई किलो सोने चांदी के सिक्के थे जो ग्राहकों को दिए जाते हैं। ये हमारे पास पूरी सूचना है, वो किसके द्वारा उन्होंने खुर्द-बुर्द कराए, कितना पैसा वसूला, कितना चुकाया, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई चर्चा ही नहीं। आज दिन तक आपने कहीं सुना कि 800 से अधिक ब्रांचों को बंद किया तो उसमें से सोने के सिक्के कितने निकले, चांदी के सिक्के कितने निकले, क्या क्या फर्नीचर, क्या क्या कीमती सामान निकला, वो बेचा या उन्होंने अपने कब्जे में रखा, वो अपनी तनख्वाहें उठा रहे हैं, अपने किस किस मद में कितने बिल सबमिट करके पैसे ले रहे हैं। जी, मैं तो सवालों की लिस्ट लेके बैठा था, लेकिन नए ही सवाल निकलते आ रहे हैं। इसमें से बड़ी चीज है कि अब एक्चुअली लोग बाग, प्रदीप जी मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं मनी माइंडेड नहीं हूं जी, मैं ब्राह्मण हूं, मेरी थाली भी दूसरों को खिलाने को तैयार हूं, लेकिन जिन लोगों की दुर्दशा है वो अब देखी नहीं जाती। सरकार मेरे ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहे तो करे, लेकिन मैं कच्चा चिट्ठा पूरी तरह से उधेड़ के रख देना चाहता हूं, किसका? व्यवस्था का। क्या बात है। नहीं, ये मैं वापस वहीं आऊंगा, जो ये परिसमापक हैं एच.एस. पटेल जी, ये गुजरात काडर में रहे या गुजरात के रहने वाले हैं, ऐसा कुछ है। कोशिश हमने भी की बात करने की, पर उनसे संवाद नहीं हो पाता। अब आपका या किसी और निवेशक का पक्ष इन्होंने कभी जाना, जिनको पैसे देने, उनसे कोई संवाद हुआ? प्रदीप जी, ये 8 बाढ़ साल खेत में। को खा रही है। जी, ये परिसमापक लिक्विडेटर ऐसी बाढ़ बिठाई है सरकार ने कि वो खेत को बर्बाद कर रही है। ये दीमक है जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की संपत्ति को चाट रही है। देखिए मैं नहीं, आपको आदर्श बताऊं, क्रेडिट कोऑपरेटिव की तो बची नहीं ना, वो तो हाँ, वो सरकार की संपत्ति, जनता का पैसा, की, मैं निवेशकों का पैसा। जी बिल्कुल। हमारी संस्था में जो निवेशक सदस्य बने हुए हैं और जो नहीं बने हुए हैं, संस्था के जितने निवेशक हैं, अब आपको एक सूचना बताऊं, कोऑपरेटिव एक्ट में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा जो पैसा कमाया जाता था या है, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं है। पहले जब हम पैसे जमा कराते थे तो मीटिंगों में जाते थे सुनने के लिए, निवेशक को क्यों आना चाहिए, क्यों पैसे जमा कराने चाहिए, आपको लाभ क्यों मिलता है, क्योंकि बैंक पे इनकम टैक्स लगता है, सोसाइटी पे इनकम टैक्स नहीं लगता। पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने इनकम टैक्स लगाया तो सोसाइटी वालों ने लड़ करके वो वापस रिफंड लिया, एक्ट में प्रावधान है। अभी इस दुर्दशा आने के बाद इनकम टैक्स ने 2500 करोड़ रुपए की लायबिलिटी ठोक दी। किस पे? ये जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की संपत्तियां है उस पर, और लिक्विडेटर को होश ही नहीं है। वो उसका विरोध करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि इस पे नहीं लग सकता है इनकम टैक्स, लेकिन वो लग रहा है। तो जो संपत्तियां बनी, अभी तो बनी ही नहीं है, संपत्तियों को लिक्विडेट तो किया ही नहीं, लायबिलिटी बढ़ गई, तो अब कहां से दोगे तुम निवेशकों को पैसा? मतलब ये नया पैसा आ गया। तो मुझे लगता है 7,500 करोड़ आप बता रहे हैं, फिर 2,500 करोड़ इन्होंने ये वाले जोड़ लिए, ये और ठोक दिए। चलो, नहीं, ये मैं ये कह रहा हूं सर कि अब कुछ चीजें तो आप एक ठोस आधार भी दे रहे हैं जी। कि साहब ये पैरवी नहीं कर रहे कि चलो आदर्श के जो भी संचालक 12 मंडल करोड़ की थे, संपत्ति 6 करोड़ में बेच दी। ओके, तो इनको बेचने की कोई प्रक्रिया इन्होंने अपनाई? देखिए, इसके लिए भी हमारी संस्था ने सरकार को लिखा कि ये कम वैल्यू में बेच रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। हमने लिक्विडेटर महोदय को बताया कि यहां संपत्ति पड़ी है, लोग कब्जा कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रियां बना दी है, हमारी संपत्ति हमारे पैसों से खरीदी हुई, फर्जी रजिस्ट्रियां हो रही है, फर्जी रजिस्ट्री कराने वालों के फोटो है। नहीं, एक मेरे एक आइडिया दिमाग में आया है सर, क्या ऐसा हो सकता है जी कि आपका जो संगठन है, जी ये संगठन मिलके, जैसे मान लीजिए आप 20 लाख लोग हैं जी, और ये कहते हैं कि साहब ठीक है, हमारे में से किसी को नियुक्त करो, हमें तो दोगे आप पैसा, सही बात है, ठीक है, और इस प्रक्रिया में हमें शामिल करो, शामिल करें।
क्या ये डिमांड है आपकी या हमारी ये क्योंकि, डिमांड है और हम सहयोग करना चाहते हैं जी हम। ये जो कमेटी बनी है कोर्ट के द्वारा बनाई हुई, इस कमेटी की आंख बनना चाहते हैं जी हम, उसकी आवाज बनना चाहते हैं हम, उस कमेटी के हाथ पांव बनना चाहते हैं, पर हमें जोड़े तो सही, वहां से कोई संवाद नहीं है। कोई संवाद नहीं है। तो ये बड़ी बात है। जस्टिस एच.एस. खन्ना जो इसमें आए, हमारा पैसा हमारी नजरों में डूब रहा है, हम देख रहे हैं पर हम बेसहारा है, जी जी डूबते हुए देख रहे हैं। नहीं, अभी जो बात है इसकी स्पीड है, जो सेल की स्पीड है, उसको लेके क्या सोचते हैं? 8 साल हो गए, क्या स्पीड? वो ये कह रहे हैं मेरे पास एक ही एम्प्लॉय है, हालांकि वो ये बात भी 8 साल बाद कह रहे हैं। तो इनको लिक्विडेटर कोई तनख्वाह वगैरह मिलती है या खर्चा वर्चा क्या रहता ये है? सारी सोसाइटी के दीमके हैं, सोसाइटी की अर्जित संपत्ति को चाट चाट के खा रहे हैं। सरकार कह रही है कि इसको खाओ और ऐश करो। जी जी अब ये गुजरात का क्यों लगा है, राजस्थान का क्यों नहीं लगा? जी जी ये किसके संपर्क का लिक्विडेटर है? जी ये किसका कृपा पात्र है? ये कहने की बात थोड़ी है, जी बिल्कुल नहीं, कहने की तो सर अब हमें तो पता नहीं किसका है। सब समझ लाते हैं, कौन कौन सब समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी ये बात करें सर कि अभी जो सीजीआई, एक्स सीजीआई संजीव खन्ना की जो कमेटी बनी है, इस पे आपका जो संगठन है उसकी प्रतिक्रिया क्या है? एनसीसीएसडब्ल्यूएस जो है कि भाई एक तो आपकी डिमांड हो गई कि हमें इसमें शामिल किया जाए, दूसरा इस बाकी प्रोसीजर पे अगर जाए कि शुरुआत में एसओजी के पास मामला आया, उसके बाद ये हाई कोर्ट में हो गया, एसओजी भी अभी शायद पूरी चार्जशीट पेश नहीं कर पाई। अभी तक चार्जशीट पेश नहीं हुई है जी। तो उस स्थिति में सुनवाई कैसे शुरू होगी? आरोप तय नहीं हुआ अभी तक। आरोप तय नहीं हुए, आधा अधूरा काम हुआ है। जी 9 दिन चले 2.5 कोस, जी, तो 2.5 कोस तो चले हैं। 2.5 कोस भी नहीं चले हैं। अच्छा, किसी एक व्यक्ति ऐसा जिसका पैसा वापस आने के एक व्यक्ति को पैसा नहीं मिला, 1 रुपया वापिस और नहीं अब तक कितनी प्रॉपर्टी बिक गई? अभी तक तो देखिए, एक इस प्रॉपर्टी की जानकारी है, सिरोही की है इसलिए, और बाकी फर्जी रजिस्ट्रियां हो रही हैं, फर्जी लोगों ने कब्जे कर रखे हैं संपत्ति पे। और मैं आपको बताता हूं प्रदीप जी, ऐसे प्राइम लोकेशन की संपत्ति है, वापिस मैं कह रहा हूं, जितने डिपॉजिटरों का जितना डिपॉजिट है वो आज की तारीख तक, जब लिक्विडेशन किया तब का नहीं जी आज तक का ब्याज मिल सकता है जी इतनी संपत्ति है। पर सरकार क्यों नहीं चाहती? सरकार के जो डिपॉजिटर है ये सरकार के समर्थक है सारे के सारे। जी जी तो आपने आपने अपनों को क्यों मारना चाहती है सरकार, ये समझ में नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल नहीं, एक मेरा निवेदन ये है सर कि जैसे अपन ये बात कर रहे हैं कि निवेशकों का पैसा जो है वो एक तय प्रक्रिया के तहत मिले, और इसी के लिए ये कमेटी की बात आई है। उसमें गुजरात का जो एनएलयू है या जोधपुर का जो एनएलयू है उसके विद्यार्थियों को शामिल कर रहे हैं कि साहब आप इसकी स्टडी कीजिए, ये कीजिए, तो फिर वो लोग क्यों नहीं है इसमें? मेरा सवाल वही है, जिनका पैसा फंसा हुआ है। देखिए 2 चीज मैं बताता हूं जी एक तो अभी आंदोलन चला था जंतर मंतर का, जी तो यूथ को प्रभावित करके वाहवाही लूटने का भी विषय हो सकता है। और दूसरा, ये चीज ही समझ में नहीं आ रही है प्रशासन वीसी को। जो एक 2 वीसी ने अनुमति दी है, उसमें से एक वीसी राजस्थान के हैं, दूसरे गुजरात के हैं, फिर गुजरात नहीं, आता है। मैं ये कह रहा हूं कि पहला तो यूथ को जोड़ करके खुश करना, खुश होना। जी दूसरा ये कि यूथ होता तो इंटेलिजेंट है, आपको समझ में नहीं आ रहा, शायद यूथ तरीका ढूंढ ले, जी क्योंकि यूथ तरीका तो ढूंढ सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन आप इतना दूर क्यों जा रहे हो? हमने तो केस स्टडी कर रखी है, जी बिल्कुल। हमारे पास तो एक एक नट बोल्ट का हिसाब किताब है, हमें क्यों नहीं जोड़ते हो? हमें भी तीसरी पार्टी के रूप में जोड़ लो। जब आदर्श की संपत्तियां फ्रीज की गई तो उसमें कुछ कैश पैसा भी होगा बैंक में, मतलब कुछ बैंक के खाते सरकार ने सीज कर दिए। कितने एक रुपए होंगे, कोई अमाउंट आया आपके इसका सामने? कोई आइडिया नहीं है, लेकिन नहीं, इतनी बड़ी 800 शाखाएं चल रही थी सर। लेकिन मैं तो वही- कह रहा हूं वही मैं अगर बता रहा हूं, लाख लाख रुपए भी थे। वही बता रहा हूं मैं जी। लास्ट दिन, आखिरी दिन तक जितना पैसा था, लोगों को जितना चुका सकते थे, ईमानदारी के साथ संस्था को मैं सलाम करता हूं, नमस्ते करता हूं, सैल्यूट करता हूं। उन्होंने लास्ट दिन तक, अगर 50,000 है तो 5-5 हजार रुपए लोगों को दिए,
लाख रुपया है तो 5-5 हजार, 2-2 हजार लोगों को, जरूरतमंद लोगों को बांटे हैं। मुझे नहीं लगता कि संस्था के खाते में कोई पैसा होगा। हाँ, सोने चांदी के सिक्के वो जरूर हो चलो सकते ठीक हैं। है, संस्था के खाते में नहीं, लेकिन जो संस्थापक थे उनके खाते में तो कुछ होगा। अब ये तो संस्थापक बता सकते हैं, मैं कैसे बता नहीं, सकता आप हूं? का जो, अब मैं समझ रहा हूं, जो जी आपका जो विरोध है वो व्यवस्था से है, जी, आदर्श से तो अब आप, क्योंकि वो अब, वो रही नहीं संस्था। जी उसको सरकार चाहे जी और कानून चाहे जी तो पुनर्जीवित कर सकती है। कैसे? 20 लाख सदस्य है, वो तो नहीं मरे, उन्होंने सदस्यता छोड़ी नहीं, उनको सदस्यता से निकाला नहीं, वो सदस्य हैं, वोटिंग का अधिकार है उनका। उनके बीच, उनके दरमियान चुनाव करके या नियुक्ति करके सोसाइटी बनाई जा सकती है। या सरकार जो लिक्विडेटर बनाया, सरकार की क्या मंशा थी मैं नहीं कह सकता। मैं तो ये समझता हूं कि डिपॉजिटर को मारो, संस्था को खत्म करो, नहीं तो वो प्रशासक नियुक्त कर सकते थे। लिक्विडेटर की जगह जो लिक्विडेटर बनाया, लिक्विडेट करने के लिए। आज कोऑपरेटिव आंदोलन को ऊंचा करना ये सरकार का नारा होता है। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई गई, क्यों? कोऑपरेटिव आंदोलन को बड़ा करने के लिए। तो भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उसको मार करके मंत्रालय बना रहे हो, उसी को पुनर्जीवित कर देते। एक प्रशासक बैठ करके, कर्मचारी तो तुम्हारे पास थे, कलेक्टर बदलता है, सेक्रेटरी बदलता है, बाबू तो वही थे, कायदे कानून तो वही थे, बायलॉज तो वही था, उसी सोसाइटी को रन कर सकते थे। वही सोसाइटी डिपॉजिट लेती, लोन देती, चलती रहती। आप एक निर्धारित समय सीमा तय कर लेते कि भाई हमें ये सोसाइटी पसंद नहीं है, आप 2 साल में लेन देन निपटा कर फैसला कर दो, उसके बाद बंद कर देंगे। तुरंत ताला ठोक देना। अरे धीरे धीरे मरता है इंसान, आपने चक्कू ठोक दी, गला दबा दिया। हमारे एक मित्र हैं जो यूएस में एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म चलाते हैं, वो कहते हैं भारत में आजकल, जब भारत में पहले सहकारी संघवाद की बात थी जी कॉरपोरेट यूनियनिज्म की, लेकिन अभी वो ये कह रहे हैं कि साहब शाकाहारी स्टालिनवाद चल रहा, स्टालिन की तरह आपको गैस चैम्बर में नहीं मार रहे, आप उनको आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर रहे हैं देश को जी, कि, तो ये स्टालिन जैसा ही है, उससे लाखों लोग मर रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है। क्या लगता है आपको? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। जी, ये वेजिटेरियन स्टालिनिज्म शब्द यूज करते हैं वो। ये मैं खुल के क्या बताऊं। जी भारत में यूं कहते हैं कि जितनी सरकार देश की आजादी के बाद बनती गई, उनका चेहरा तो अलग था, लेकिन वो सब कम्युनिज्म पे ही चली है। और आज की सरकार को भी बताते हैं कि वो भी कम्युनिस्ट बन गई है। चेहरा तो मुझे लगता है दक्षिणपंथी है, पूंजीवाद ठीक रहेगा रास्ता शब्द, है। पूंजीवाद शब्द ठीक रहेगा, कैपिटलिज्म पे है गवर्नमेंट, सरकार कैपिटलिज्म पे है, लेकिन सिस्टम कम्युनिस्ट बिल्कुल तरीका चल रहा है। तो कैपिटल कम्युनिज्म, चलो मेरे वाला ठीक है, फिर वेजिटेरियन स्टालिनिज्म। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने जो चीजें बताई, चलो एक तो पक्ष है आदर्श जी जिसे पैसा लौटाना था, दूसरा आपकी उम्मीद सरकार, जी, और तीसरा ये आ गया आपका लिक्विडेटर। तो एक्चुअल नाराजगी किससे? एक्चुअल नाराजगी सरकार से, देखिए, लिक्विडेटर से, या लिक्विडेटर किसका मोहरा है? सरकार का। सरकार चाहे, आज 20 लाख निवेशक है और बड़ी राशि नहीं है, सरकार चाहे उस दिन सटीक योजना बनाकर, तथ्यपरक योजना बनाकर लौटाने का टाइम बाउंड प्रोग्राम प्रकाशित कर सकती है। ये बड़ी बात कह रहे हैं गिरीश जी। जैसे मैं अभी कुछ दिनों पहले छात्र संघ चुनावों पे बात कर रहा था जी कि 100 करोड़ रुपए राजस्थान यूनिवर्सिटी का बजट है, जी, उस पे जनता का कोई व्यक्ति नहीं है जो नजर रखे उस बजट पे, वीसी तय कर रहा है। सही। यहाँ भी अगर मान लीजिए आप 25,000 करोड़ का आंकड़ा बता रहे हैं, तो इसमें जनता का व्यक्ति कौन है? कोई नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है पैसे पे, और ये छात्र संघ वाला छोटा उदाहरण दिया, ये बड़ा उदाहरण है। तमाम जो पैसे से जुड़े आर्थिक अपराध के मामले हैं, जिसमें एक या दो व्यक्ति नहीं, लोग बड़े पैमाने पे, अभी हमारे उधर चोरू सीकर साइड में एक और खेल हुआ था, जो गुजरात के कुछ लोग लूट लाट के ले गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो एक पैटर्न नजर आता है सिस्टम का,
और इसी सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं आज गिरीश जोशी जी। मेरा तो था कि मैं इस पे बात करूंगा, अभी जो जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व में उस पर भी हमने बात की, लेकिन आपने बहुत सारी नई चीजें बताई कि जिनका पैसा फंसा हुआ है कम से कम उनसे तो बात की जाए कि उनका भरोसा आदर्श में कैसे था। आदर्श सोसाइटी आपने खत्म कर दी, अब इनके निवेशक घूम रहे हैं और आदर्श चलाने वाले लोग जेल में हैं, ठीक है, तो उनके जेल में जाने से कितना संतोष है आदर्श के निवेशकों में? देखिए, आदर्श के निवेशकों को उनके जेल में जाने नहीं जाने से संतोष का विषय नहीं है जी, क्योंकि लगता है ना कि न्याय मिल रहा है किसी को, ऐसा नहीं, सबको पता है कि उनको जेल में डाल करके गला घोट दिया सोसाइटी का, क्यों वो जब बाहर थे तब तक तो पेमेंट मिलता रहा, उनका जेल में जाना, पेमेंट मिलना बंद होना, ये लगता था कि सरकार दूसरा बोर्ड बना के बिठाएगी या प्रशासक नियुक्त पर करेगी। वो जनता हमने तो यही सोचा था। जनता तो पैसा क्या कहते हैं, जनता ने तो मुकदमे करवाए, खूब मुकदमे करवाए। वो कुछ लोगों ने, खूब तो क्या कहेंगे, 1% लोगों ने भी केस नहीं किए। अगर 1% भी लोगों ने मुकदमे किए होते जी, तो सोसाइटी से विश्वासहीनता को आप प्रकाशित कर सकते हो। आपने मुकदमा किया? नहीं किया। तो ये एक बड़ा नंबर है सर कि 20 लाख लोग हैं, उसमें से 1% करीब 20,000 के आसपास नहीं हुए, इतने भी नहीं हुए, 20,000 भी केस नहीं तो हुए। 99% लोग अभी पुरानी व्यवस्था के खिलाफ न्यायालय में या व्यवस्था में नहीं गए, पुलिस के पास या एसओजी के पास नहीं गए। उन्हें यकीन है कि पैसा लौटेगा। अब आदर्श में आज की तारीख भरोसा कितना है, मैं एज एक संस्था के सचिव से बात कर रहा हूँ, वो अलग बात है, प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक नंबर है जो अपने आप में सत्यापित करता है चीजें। तो अगर ये है कि मैं वापस वहीं आऊंगा, एक्चुअल नाकामी फिर किसकी है? पैसा नहीं आया तो अब इस नाकामी के अंदर आप प्रशासन को कहो, सरकार को कहो, न्यायपालिका को कहो, यही है। एक पक्ष और बच जाता है जो भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कही जाती है जी, तो कही जाती शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप बेहतर जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आपने जो जनप्रतिनिधि चुन रखे हैं, अभी 2-3 दिन पहले जो सांसद हैं जालोर सिरोही, यहीं के का मामला है, यहीं के ज्यादा में उन्होंने 377 के तहत लोकसभा में मामले विषय रखा है जी। कमजोर सा मामला नजर आता है, रखना मुझे बड़ा जी, लेकिन वो कभी पब्लिक मंच पे कहते नहीं सुने गए। ओटाराम देवासी से हमारी बात हुई जी इस मामले में, उन्होंने कहा कि पैसा मिलना चाहिए, जो मैं भी कह रहा हूँ। मैं मिनिस्टर नहीं हूँ सर, मैं एमएलए नहीं हूँ, मैं पब्लिक की ओर से चुना हुआ नहीं हूँ, मेरे किसी 7 पीढ़ी दूर के रिश्तेदार का पैसा भी आदर्श में नहीं जी, है ना। और इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि अगर किसी का पैसा डूबा है तो मिलना चाहिए। यही बात, आप व्यवस्था के हिस्सा हो प्रदीप जी। जी देखिए, अधिकृत रूप से तो 3 पांव कहते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेकिन आज निर्णयों को पलटी मारने में, आंदोलन खड़ा करने में पत्रकारिता सबसे बड़ा हिस्सा है। देश के संचालन में पत्रकारिता को एक तरफ रख करके आप बात नहीं कर सकते हो। तो नहीं, मैं वही कह रहा हूं सर कि जो मैं बात कह रहा हूं पैसा मिलना चाहिए, वो चुने हुए मंत्री कह रहे हैं। प्रदीप जी, जनप्रतिनिधि जितने भी चुने जा रहे हैं इस प्रकरण के बाद में, वो चुनाव के समय प्रत्येक जनप्रतिनिधि, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, वो ये बात जरूर कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और आदर्श का पैसा गरीबों को लौटाऊंगा। ये कह करके वो ये कह रहे हैं लौटाया जाना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि लौटाया जाना चाहिएगा, मैं दिलवाऊंगा, ऐसे वीडियो है। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद इस मुगालते में वोट मिल जाते हैं जी, उसके बाद घुड़कना शुरू कर देते हैं, टेलीफोन काटना शुरू कर देते हैं। फिर मैंने कहा था, लोकसभा में उठाया था, विधानसभा में कहा था। अब असल में क्या है, जनप्रतिनिधियों का स्तर भी नहीं है कि वो अपने आकाओं से बात करें आंखों में आंखें डाल के कि ये पैसे देने पड़ेंगे। आज दिन तक ऐसा कोई बोला मैं धरना दूंगा, आदर्श के पैसे दो नहीं तो हाउस में बैठता हूं, ऐसा कोई बोला? क्यों नहीं लौटा रहे हो, ऐसा कोई बोला? आपको चिंता नहीं है आदर्श के पैसे लौटाने की, कोई बोला? नहीं बोलते हैं। अब उनको पता है अगले चुनाव में जीतने हारने का कोई विषय नहीं है। तो जनप्रतिनिधियों से आप आस रखने की बात कहते हो,
मुझे तो रत्ती भर नहीं है। आज अब व्यवस्था यही सिस्टम है, तो उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? प्रदीप जी बिल्कुल जोरदार प्रश्न किया। नहीं, आपने संगठन बनाया है तो बिल्कुल एक लाइबिलिटी लेने के लिए और बनाया। ईमानदारी से, जी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं, ये शब्द आप नोट करें, बिल्कुल रिकॉर्ड है सब, और रिकॉर्ड करें और दुनिया को बताएं। जी। यदि प्रशासन, शासन, अदालत हमारे संगठन को, एनसीसीएम डब्ल्यूएस को इसमें सदस्य बनाकर हमें व्यवस्था के जिम्मेदारियों के साथ, योजनाओं के साथ जोड़ करके अगर विश्वास करें, तो आज आपको बताऊं, जब ये प्रकरण हुआ 2018 में, उस समय हमने JLL करके प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की इंटरनेशनल कंपनी से पैसे दे करके वैल्यूएशन कराई थी। और उस समय वैल्यूएशन, एक एक संपत्ति की वैल्यूएशन की लिस्ट है हमारे पास, उसकी वैल्यूएशन थी 10,022 करोड़। दर्श की टोटल संपत्तियों की, टोटल संपत्ति की उस 2018 में कॉमर्शियल वैल्यूएशन 10,022 करोड़ थी, 10,022 करोड़। और ज्यादातर संपत्तियां आपकी किस टाइप की है? मतलब प्राइम लोकेशन, मतलब जमीनें हैं, जमीनें भी है जी, बिल्डिंग्स भी है, ज्यादातर रियल एस्टेट है, मतलब मामला। जी हाँ, जी है। और अभी ये लगभग 7,000 करोड़ की लायबिलिटी लिक्विडेटर ने कोर्ट में अपने एफिडेविट में दी है। उस समय भले ईडी वालों ने 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ कहा हो, लेकिन हमारे पास इंटरनेशनल कंपनी की वैल्यूएशन रिकॉर्ड है 10,022 करोड़। और सबसे बड़ी बात मैं कहूं, आज 1 महीने में या 2 महीने में हमारे पास इसी देश की पार्टियां मौजूद है जो आज भी सारी संपत्ति, जितनी लायबिलिटी है, वो सारी चुकाने को तैयार है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो, लायबिलिटी वो चुका देंगे। हमारे पास आज मौजूद है, हम एक एक पैसा डिपॉजिटर का लौटाने को तैयार है, पर हमसे बात तो करें। जी बिल्कुल। हाँ, कॉर्पोरेटिज्म की बात है अगर, तो एयर इंडिया वाला मामला आपको याद होगा कि एयर इंडिया जब बिक रही थी तो एयर इंडिया के लोगों ने ही कहा कि आप इसका नाम एयर इंडिया रहने दीजिए, हम जो है हम मिलकर खरीद लेते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो पीड़ित हैं जी, उनको या तो ये चीजें हवाले कर दें या उनमें से कोई प्रतिनिधि चुने, हम या सोसाइटी चलाने को तैयार है, बात तो करें कि क्या किया जा सकता है। मतलब सिंपल ये है कि कई रास्ते हैं, ये लोकतांत्रिक परंपरा होती है, पर लोकतंत्र तो है ही नहीं। जी जी बिल्कुल। तो जस्टिस खन्ना की जो कमेटी है जी, और मैं जैसे पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूं कि ये कह रहे हैं मैं कोई सरकारी पद नहीं लूंगा, लाभ के पद पे नहीं रहूंगा, कानून के लिए काम करूंगा। और इनके जो अंकल थे जस्टिस राज खन्ना, उनका बड़ा मार्केबल फैसला था, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में 44 अमेंडमेंट हुआ, 4-1 से फैसला दिया था। इवन अभी जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ थे, उनको अपने पिता का फैसला बदलने के लिए 2017 में मजबूर होना पड़ा। उस परंपरा से व्यक्ति हैं, क्या उम्मीद करते हैं? ये कई मामलों में, आदर्श वाले मामलों में भी जज रहे हैं, फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट में इनके, तो कैसे देखते हैं कि जो पहले जज रहते हुए खिलाफ फैसले दे चुके हैं? देखिए, अब तक तो हम इनसे संतुष्ट नहीं रहे। इन्होंने कोई अच्छे, रिमार्केबल, संतोषजनक फैसले नहीं दिए। वो तो इनके सामने जो ये अवसर है, नहीं, चीफ जस्टिस के तो ये है ना कि वो उनके सामने जो तथ्य पेश किए जाते हैं जी, तो तथ्य पेश नहीं हुए होंगे। एक पक्षीय तथ्य है, दूसरे पक्ष को ईमानदारी से सुनवाई नहीं हो पाई। अब ये अवसर है, खन्ना साहब अगर चाहें जी तो गरीबों के आंसू पोंछ सकते हैं और कुछ लोगों को मरने से बचा सकते हैं जी। हम इनके साथ, आप जब कहें बैठने, मैं तो आपकी बात रख सकता हूं जनता, खन्ना साहब के लिए कह रहा हूं, मैं इस कमेटी के लिए कह रहा हूं, शासन के लिए कह रहा हूं, प्रशासन के लिए कह रहा हूं जी। हमारा संगठन जब कहे तब साथ बैठने को तैयार है। और ये जो 7-8 हजार करोड़ रुपए की जो लायबिलिटी है, डिपॉजिटर्स का पैसा है जी, इसको चुकाने की व्यवस्था हम सुझा सकते हैं जी। हमारे पास ऐसे लोगों के संपर्क है जी, लेकिन बात तो करें। हाँ, तो ये परिसमापक की जगह प्रशासक हो सकते थे, प्रशासक होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल, जब सोसाइटी एक खत्म हो गई सेट तो फॉर्मूला था, ये सारी एक बड़ा व्यवस्थाएं पॉइंट सेट है कि अगर प्रशासक होता तो जो इन्वेस्टर है, जो कि सदस्य थे, जी, उनके भी अधिकार खत्म हो गए। आप सब देखिए, खत्म हो गया। तो ये बड़ी चीज है। और जो लोग जेल में हैं वो तो जेल में उनकी हैं। बात करने से कोई मतलब ही नहीं है। जी बिल्कुल सर। अब उनसे हम कुछ न तो कह सकते हैं न मिल सकते हैं। आज जो जीवित हैं, जो सिस्टम में, अब सरकार ने ये सोच लिया कि सोसाइटी मर गई। हम तो कह रहे 20 लाख लोगों की सोसाइटी जिंदा है। तो जैसे अपन एक बात पहले कर रहे थे पॉलिटिकल प्रेशर वाली, जी, क्या लगता है आपको? क्योंकि मैंने कहा कि नेता इतना लोड नहीं ले रहे, जनता क्यों नहीं जगा रही उनको कि भैया इस बार आओगे तो वोट नहीं मिलेंगे? देखिए पर एक चीज ये भी है कि ये कांग्रेस के राज में भी वैसी ही चल रही थी स्थिति, वैसा ही था। है ना? देखिए, जनता हर बार इस प्रकार की बातें करती है। जो डिपॉजिटर है वो नेताओं को पकड़ते भी है, लेकिन अब चुनावों की क्या स्थिति की क्या चर्चा करें। अपना एक ये विषय गिरीश भी जोशी नहीं जी है। का एक किस्सा याद आया सर मुझे। एक जी, आप कवि भी हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, तो आपकी एक शायद मुझे याद आ रहा है, मर गए सारे लोग देश के, जी। क्या है वो लाइनें सर, बताओ सर। मर गए सारे लोग देश के, बचे हैं खाली वोट, और लाड साहब सब नौकर चाकर, मालिक आधे भोट। गर्व करूं किस पर कैसे, गर्व करूं किस पर कैसे, ओ बूढ़ी भारत माई, लोकतंत्र के खंबे सड़ गए, ईंटें बाहर आई। जर्जर छत अब लगी टपकने, निर्माणों में खोट, मर गए सारे लोग देश के, बचे हैं खाली वोट। बहुत गंभीर बात है, और ये इस पे समीचीन प्रतीत होती है, लागू होती है चीजें, कि नेता केवल जितना सारी योजनाएं वोट ओरिएंटेड होती है। जी बिल्कुल। नहीं नहीं, इसमें तो वोट बहुत कैसे वोट है। मिलेंगे, वोट कैसे मिलेंगे, बस। तो क्या एक जन जागरण नहीं चलाया जाना चाहिए आपको? चलाना चाहिए। तो आपका संगठन ऐसा कुछ कर रहा है? अब सोच तो रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं, जी। खुल के करें या छुप के करें, कुछ तो करेंगे। बिल्कुल। तो तस्वीरें बदलेंगे मतलब? बदलनी चाहिए। जी। तो क्या लगता है वैसे देश में कई आंदोलन ऐसे हुए हैं जिन्होंने सरकार को जागने पे मजबूर भी किया, अभी हाल ही में अभी जेन हुआ ज़ी है। वाली हुआ है। जी। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कोई और बिंदु जो आप पीड़ित लोगों की ओर से बताना चाहें। पीड़ित लोगों की ऐसी स्थिति होती है, अभी हमें आंदोलन अगर कॉल करते हैं हम, तो हमारे इलाके में बारिश लेट है। इस समय सारी खेती बाड़ी का काम निपट जाता है, लेकिन अभी बुवाई चल रही है, और मैक्सिमम लोग जो डिपॉजिटर है वो या तो कृषक है, या सब्जी बेचने वाला है, या दिहाड़ी का मजदूर है। आंदोलन के लिए पेट भरा होना बहुत जरूरी होता है, और वक्त खाली होना चाहिए। हमारे साथ सबसे ड्रॉबैक ये है कि सारे डिपॉजिटर बेचारे हैं। वो अगर आंदोलन में जाते हैं तो उनका जानवर भूखा प्यासा रहता है। वो आंदोलन में जाते हैं तो खेती दूसरे जानवर खा जाते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में हमें स्लो मोशन, डोर टू डोर संपर्क, व्यक्ति व्यक्ति से मिलना, और इसी प्रकार का जन जागरण ही हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आई तो आंदोलन भी करेंगे। नहीं, बड़ी बात है सर। तो एक बिंदु ये है कि क्रिमिनल जो जांच चल रही है, चूंकि जी। मुकदमे जो हुए हैं, एसओजी अभी तक चार्जशीट पेश नहीं की है। डॉक्यूमेंट एसओजी को जांच इसलिए लगभग दी जाती है कि आरटीआई में नहीं आए। तो आपको कोई अपडेट है कि एसओजी कर क्या रही है इस मामले में, किस तरह के दस्तावेज जुटा रही है? कभी आप लोगों से पूछताछ हुई कि भाई? हमारे साथ आज दिन तक कोई डायलॉग नहीं हुआ। किसी भी संस्था ने नहीं किया? किसी भी संस्था ने कोई डायलॉग नहीं किया। जी। हम उनको चिट्ठियां भेजते हैं, हम उनको प्रमाण दे रहे हैं कि फर्जी रजिस्ट्रियां हो रही है, हमारी संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्रियां हो रही है। उस पर कोई जवाब नहीं आता है। संपत्ति पे कब्जे करके बैठ गए लोग बाग, वो हम चिट्ठियां भेज रहे हैं, कोई चर्चा नहीं। अब ये कैसी पारदर्शिता है, कैसी अकाउंटेबिलिटी है?
अब ये कोई भगवान ही आकर के समझा सकते हैं। तो बेसिकली आपका संगठन जो है जी, वो क्या चाहता है आखिरकार, या उसकी मेजर डिमांड क्या है, मेन डिमांड? देखो प्रदीप जी, एक उत्सवी वातावरण था, हंसी खुशी, लोग बाग, हम भी जाते थे, पैसे जमा कराते, जरूरत पड़ती तो लेके आते, अपना समय बिताते। आज विपरीत परिस्थितियां, कम से कम 4-5 हजार तो कर्मचारी रहे होंगे। देश भर में 800 से अधिक शाखाएं थी। परमानेंट कर्मचारी रहे? हाँ, स्थायी कर्मचारी थे, बैक ऑफिस के, फ्रंट ऑफिस के, वो सब बेरोजगार हो गए। उनकी दशा भी ऐसी कि वो क्या बताऊं मैं आपको। और कम से कम नहीं होंगे तो मेरा अनुमान है देश भर में 3.5, 4, 4.5 लाख इसके एजेंट, एडवाइजर होंगे, अच्छा, जो लोगों से डिपॉजिट लेते होंगे, जो कमीशन लेते थे, तो उनके कमीशन पे उनकी रोजी रोटी चलती थी साहब। तो कुल जमा आप 4 लाख लोग बेरोजगार, और 20 लाख लोग जो सदस्य है, डिपॉजिटर है, उनका पैसा, तो ये आंकड़ा 25 लाख हो गया टोटल। ये 25 लाख लोगों की बेहतरीन मुस्तकबिल वापस जिंदा हो सकती है, वापस वो ब्रांचें हरी भरी हो सकती है, वापस उत्सवी माहौल आ सकता है। और जो प्रॉपर्टियां खुर्द-बुर्द हो रही हैं, दुष्ट लोग कब्जे कर रहे हैं, उन प्रॉपर्टियों के पुनर्जीवन के साथ सोसाइटी चले, लोगों का पैसा मिले। हम जो डिपॉजिटर है, हमें ऐसी कोई अब अर्जेंसी नहीं जिसने 8 साल तक चला लिया, साल 2 साल 3 साल, और हम विड्रॉ नहीं करेंगे। अगर सोसाइटी जिंदा हो जाती है तो एक विश्वास दिमाग में बैठता है कि ब्रांचें रन कर रही है, आज नहीं तो कल पैसा मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। तो सरकार करते दिख नहीं रही सर। सरकार चाहे तो कर सकती है। मैंने आपको दोनों तरीके बताए, प्रशासक नियुक्त करें या हमारे संगठन के द्वारा चुनाव करावें। जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सदस्य है, और सरकार को इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। जी, ये बड़ी बात कह रहे हैं कि उन लोगों में से ही व्यक्ति चुने जाएं, चाहे कोई व्यवस्था सरकार बनाए, जो पीड़ित हैं, जी, जो सदस्य थे। जी, अब उसमें आप सोसाइटी पुनर्जीवित करने की एक बात कह रहे हैं जी। कि आप सोसाइटी को वापस रन कराया जाए, इसमें जो जिनको सरकार कल्प्रिट मान रही है उनको अलग करते हुए नया हो सकता है। और दूसरा, कोई तो एक रास्ता निकाले जिससे उन लोगों से भी बात हो जो पीड़ित हैं। आप ये देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस, न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत ये है जी। कि सारे पक्षों को सुने बिना आप अगर कोई भी फैसला देते हैं तो ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है। तो एक बड़ा पक्ष सुना नहीं जा रहा है। प्रदीप जी, जिन लोगों को जेल में डाला, जो इसके डायरेक्टर थे या प्रबंधक जो भी थे, वो जेल में है या जमानत पे है, ठीक है। हम 20 लाख लोग भी तो जेल में है, जिन्होंने पैसा लगाया। जो डिपॉजिटर है, वो उनकी मानसिक जेल कोई कम है क्या? कितने लोग हमारे जो डिप्रेशन में आज भी हैं, एक डिप्रेशन का दौर निकला कुछ लोगों का, कुछ लोग अभी भी है। तो ये बड़ी बात है, 20 साल के आसपास ये संस्था चली है जी, और 8 साल इसको हो गए। ये एक बड़ा पॉइंट है साहब। आप ये देखिए कि अब ये क्या अकाउंटेबिलिटी है? 8 साल तक कोई फैसला नहीं, और फैसला 2 दिन में हो सकता है। हाँ, मुझे लगता है भारत में आर्थिक अपराधों में अधिकतम सजा लगभग 10 साल ही है करीब। तो आप 7 या 10 साल ऐसा कुछ है अलग अलग। अगर मान लो आप कुछ और एक्ट लगा देते हैं जिसमें लग ही जाते हैं अक्सर, तो ये अक्सर कहा भी जाता है कि अगर आप किसी को खत्म करना चाहते हैं तो वो खत्म कर देते हैं तो भूतकाल में चला जाता है। और अंग्रेजी में हम पढ़ाते थे कि जिसके पीछे ईडी लगा दो तो वो भूतकाल हो जाता है। तो ईडी एक बड़ा हथियार है साहब। मैं संजय राउत की किताब पढ़ रहा था जिसमें बताया कि 1% लोग जो हैं उनका मामला कोर्ट तक पहुंचता है, बाकी एक राजनीतिक हथियार है। और इस बार ये हथियार जो चल रहा है वो इन 20 लाख गरीब निरीह लोगों पे चल रहा है जिनकी सुनवाई नहीं हो रही। सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन आप पक्ष जाने बिना
कैसे तय कर सकते हैं? ये एक बड़ी बात गिरीश जी बता रहे हैं। प्रदीप जी, इसमें से बहुसंख्यक लोगों ने ईडी का नाम ही नहीं सुना होगा। कितने लोग ईडी का नाम जानते होंगे? हाँ, कितने आपका लोग तो ईडी बड़ा का अर्थ जानते होंगे? कितने लोग एसओजी का नाम जानते होंगे? जी। आपका जिला तो वैसे लोवेस्ट लिटरेसी वाला जिला है, देश के बड़े पिछड़े जिलों में शामिल है, सिरोही और जालोर दोनों। तो बड़ी बात है सर। और अगर आप ये बताना चाहें कुछ कि जो आपके निवेशक जो इंटरव्यू देख रहे हैं और भी, जी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका संगठन जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचर क्या है, कोशिश आपकी, फ्यूचर के आपके प्लान क्या है, प्लान ऑफ एक्शन? हमारा यही कोशिश यही है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकार तक हम बात पहुंचाएं, प्रशासन तक बात पहुंचे, बल्कि अदालत तक भी अगर कोई बात पहुंचती है हम भी कोशिश करेंगे वाया मीडिया दूसरे रास्तों से भी पहुंचे। हमारा संगठन सशक्त संगठन है। हम सब लोग इसमें प्रयासरत है कि यह सोसाइटी पुनर्जीवित हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्रकार के संगठनों में निवेशकों का पैसा नहीं मिलता है। अब 1 लाख रुपए में से 1,000 रुपया मिल रहा है तो उसको मिलना नहीं कहते हैं। हाँ, और आपने वो उदाहरण बताया उनका, जो सहारा वालों बेसहारा हो गए वो लोग। लाइन में खड़े होते हैं और शाम को नंबर आता है तो 10,000 रुपए 5,000 रुपए लेकर के घर जाता है आदमी। तो ये क्या लिक्विडेशन करेंगे? हाँ, तो बड़े सवाल गिरीश जी ने, और खास करके लिक्विडेटर की मंशा पे सवाल उठाए। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस, न्याय की प्रक्रिया पे प्रश्न है। साथ ही व्यवस्थागत जो खामियां हैं उन पे बड़ा सवाल है कि एक लिक्विडेटर या एक परिसमापक अवसायक 8 साल बाद कोर्ट में कह रहा है कि मेरे पास एक आदमी है, मैं क्या करूं? तो आप 8 साल तक क्या कर रहे थे? और सरकार की तरफ से लिक्विडेटर क्या कर रहा है इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई पूछ परख नहीं। हम बता रहे हैं कि लिक्विडेटर गलत कर रहा है, ये प्रमाण है जी। कोई पूछने वाला नहीं। वैसे वो रिटायर्ड हैं तो 60 68 साल के तो हो गए होंगे, हो अब तक गई 60 70 के। एक व्यवस्था ये भी है कि एक फॉर्मेलिटी है जी, तो ऐसा क्यों कर रही होगी गवर्नमेंट? लटकाओ, मारो, सोसाइटी को खत्म करो। नहीं, उससे क्रेडिट क्या नुकसान? कोऑपरेटिव, सरकार ऐसा क्यों चाहेगी? अब कोऑपरेटिव आंदोलन को खत्म करनी मंशा होगी सरकार की। नहीं, उन्होंने तो एक नया मंत्रालय बनाया केंद्र में। क्यों बनाया जब एक तरफ तो तुम मार रहे हो? भारत की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सेक्टर की संस्था थी जी। भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, एक पॉलिटिकल सवाल है कि इसमें ज्यादातर पैसा जो है जी, वो आरएसएस के लोगों का था। ज्यादातर 90% पैसा आरएसएस और बीजेपी के लोगों का है। और मैं प्रदीप जी आपको बताऊं, हाड़ौती, जयपुर, इस इलाके में आरएसएस का बड़ा दबदबा है। और कुछ लोगों ने अखिल भारतीय अधिकारियों से पूछ करके पैसा जमा कराया। अधिकारियों ने कहा है कि हाँ जमा कराओ, अच्छी संस्था है। और कुछ संघ के अधिकारी बुजुर्ग लोग बड़े दायित्वों के साथ जमा पूंजी को छोड़ करके भगवान को प्यारे भी हो गए। क्या बात। तो ये केस थोड़ा सा बड़ा हाई प्रोफाइल है और हम आज गिरीश जी से तमाम बिंदुओं पे बात कर रहे हैं कि पैसा वापसी की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस मामले में। और गिरीश जी से हम रूबरू होते रहेंगे और भी आपके जो सवाल हैं उन पे भी और बात करेंगे। और दूसरा, आपके संगठन से आपके और निवेशक मान लीजिए जोड़ना चाहें, एनसीसी एमडब्ल्यूएस सबको जोड़ते हैं। हाँ जी, तो क्या मंच है। जी बिल्कुल जी, तो ये लीगल सपोर्ट और ये भी रजिस्टर्ड है, ऑडिट होती है। जी बिल्कुल जी, तो बड़ा लंबा समय आज आपने दिया, बहुत धन्यवाद। और लोगों का भला हो जाए, जी सर, कोशिश यही है। अब हम भी रिटायर हैं। आप ये देखिए, उम्मीदें बड़ी हैं, इनको उम्मीद है कि आदर्श फिर जिंदा हो सकती हैं, इनको उम्मीद है कि सरकारी सिस्टम सुनेगा और ये विश्वास भी रखते हैं कि नहीं सुना जाएगा तो सुनाने के लिए जो करना पड़ा वो करेंगे। और राजनेताओं को ख्याल रखना चाहिए कि चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, तो
ये ज़हन में रखना चाहिए। क्या होगा, हम इस पे अपडेट रहेंगे, अपडेट रखेंगे। हम लगातार इस बिंदु पे बात कर रहे हैं। आप में से भी कोई अगर अपना सवाल है तो हमें कमेंट में बता सकता है। गिरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।